सोशल स्टडीज के पीवाईक्यू के बारे में जो हमारे रीट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय कि अंगुत्तर निकाय? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यम निकाय। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी थे कंचन, इनके बीच में संवाद मध्यम निकाय में मिलता है। व्याख्या भी है कि मध्यम निकाय में अवंती पुत्र और कंचन के बीच संवाद का है उल्लेख। यह संवाद कंचना गोत्र सुत्त नामक एक सुत्त में पाया गया है, जो मध्यम निकाय का एक पार्ट है। इस संवाद में अवंती पुत्र और जो कंचन है, इनके धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा है। वहीं मध्यम निकाय है पाली साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें बुद्ध के उपदेश और जो शिक्षाएं होती हैं उनका संग्रह है। नेक्स्ट हमारा है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या फिर मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है? विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में कि जातक में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनय पिटक में। विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें बौद्ध संघ या फिर मठों में रहने वालों जो लोग हैं उनके लिए क्या है? नियमों का संग्रह है। व्याख्या भी है कि विनय पिटक हमारे बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध संघ या फिर मठों में रहने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का विस्तृत संग्रह है। ये नियम संघ के अनुशासन, आचार व्यवहार और दैनिक जीवन से होते हैं संबंधित। विनय पिटक के होते हैं 5 भाग, जिसमें वार्जिक होता है अपेक्षित अपराध, संघ विशेष होता है सामूहिक अपराध, अनियत तरस होता है अनिश्चित अपराध, निषग्गी होता है त्याग के नियम और पाचित्ती होता है शुद्धि के नियम। नेक्स्ट है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि षट दर्शन में कौन शामिल है? ऑप्शन ए है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन बी है वैशेषिक, थर्ड है महाभारत, फोर्थ है उपनिषद। तो हमारे भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षट दर्शन में वैशेषिक का शामिल है। कौन है? वैशेषिक। और वैशेषिक की रचना किसने की थी? कणाद ने की थी। व्याख्या भी है कि वैशेषिक के हमारे भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षट दर्शन में शामिल है। इसकी 6 पद्धतियाँ निम्न है, जैसे कि न्याय ये गौतम द्वारा प्रतिपादित है, वैशेषिक ये कणाद द्वारा है, सांख्य ये कपिल द्वारा है, योग ये पतंजलि द्वारा है, मीमांसा ये जैमिनी द्वारा है और वेदांत ये बादरायण द्वारा। ये पूछ लेता है कि कौन किसके द्वारा है, तो वैशेषिक है कणाद द्वारा, न्याय है गौतम के द्वारा, सांख्य है कपिल के द्वारा, योग है पतंजलि के द्वारा, मीमांसा है जैमिनी के द्वारा और वेदांत है बादरायण के द्वारा। ठीक है। वहीं वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि पदार्थों की विशेषताओं का अध्ययन, ज्ञान के स्रोतों का वर्गीकरण, विशेष और सामान्य के बीच अंतर। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? फाहान, हैंसोंग, इतिक्सिंग के मेगस्थनीज। अगर हम बात करें यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की, तो इनके राजदूत के रूप में मौर्य काल में जो भारत था ये मेगस्थनीज आया था। कौन आया था? मेगस्थनीज। और इसने इंडिका नाम की पुस्तक भी लिखी थी। व्याख्या भी है कि पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुए समझौते के बाद अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। उसमें भारत के भूगोल, राजनीति, संस्कृति और आर्थिक स्थिति का है वर्णन। यह पुस्तक आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत के रूप में मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आए थे और इन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है कि अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन कौन सा है? फर्स्ट है कि ये पुडुचेरी में स्थित है, सेकेंड है कि अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था, थर्ड है कि यहाँ पर एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं और फोर्थ है कि यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली हैं और फिफ्थ है कि यहाँ के राजा चेरवंशी थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही हैं। व्याख्या भी है कि जो अरिकामेडु है ये हमारे भारत और रोम के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों का है महत्वपूर्ण केंद्र।
इस पुरातात्विक स्थल के बारे में निम्नलिखित तथ्य सत्य हैं, जैसे कि यह पुडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु एक महत्वपूर्ण पतन था जिसके माध्यम से रोम और भारत के बीच में व्यापार होता था। यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जो कि रोमन शैली के बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे और जिनका उपयोग किया जाता था व्यापार में। इनका उपयोग किसमें करते थे? इनका उपयोग व्यापार में किया जाता था। नेक्स्ट हमारा है कि चीनी यात्री थे हैंसोंग, ये कौन से राजा के दरबार में रहे थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, सेकंड है समुद्रगुप्त, थर्ड है हर्ष, फोर्थ है कनिष्क। तो मैंने आपको बताया था हाँ से हैंसोंग और हाँ से हर्ष, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री हैंसोंग आया था। इसके शासनकाल में हर्ष के। व्याख्या भी है कि हैंसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री था जिसने 630 से 645 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। यह हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। कहाँ रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में। हैंसोंग ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के विभिन्न भागों का किया था दौरा, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया, कानपुर ये सभी शामिल हैं। इस यात्रा के अनुभवों को सी यू की नामक पुस्तक में लिखा है जो भारत के मध्ययुगीन इतिहास का है महत्वपूर्ण स्रोत। तो हैंसोंग किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के। कब से कब तक था? 630 से 645 में था। ठीक है, उसने नालंदा की विश्वविद्यालय, बोधगया की और कानपुर ये सब शामिल है जहाँ इसने दौरा किया था और इसने सी यू की नाम की पुस्तक लिखी थी। कौन सी? सी यू की। नेक्स्ट है कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? फर्स्ट है हर्षचरित, सेकंड है अभिज्ञान शकुंतलम, थर्ड है मुद्रा राक्षस, फोर्थ है मृच्छकटिकम। तो हमारा एक नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। इस नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त का है और मृच्छकटिकम ये शूद्रक का है। ठीक है, व्याख्या भी है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा रचा गया है, यह एक प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में गुप्त काल के समाज का जीवंत चित्रण मिलता है। नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ जो राज कर्मचारी हैं उनके दुर्व्यवहार का एक प्रसंग भी है वर्णित। और मृच्छकटिकम ये शूद्रक के द्वारा रचित एक नाटक है और इसमें गरीब व्यापार की क्या है? गरीब व्यापार की कहानी है। तो मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है बिहार, थर्ड है उड़ीसा, फोर्थ है बंगाल। तो भीतरगांव का मंदिर बताइए कहाँ है? तो अगर हम बात करें भीतरगांव के मंदिर की तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भीतरगांव का मंदिर? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। व्याख्या भी है कि भीतरगांव का मंदिर ये हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में है स्थित। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन मंदिरों में से है एक और यहाँ भगवान शिव को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। इस मंदिर की हजारों उत्खनन ईंटें हमें लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित मिली हैं। कहाँ? लखनऊ के संग्रहालय में। नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो कि वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, उनके उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए है बल्लभ धर्म, सेकंड है कृष्ण धर्म, फोर्थ है गुरु संदेश, फिफ्थ है भगवती धर्म। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भगवती धर्म। व्याख्या भी है कि शंकर देव जो कि एक महान वैष्णव संत और धर्म प्रचारक थे, इन्होंने 15वीं सदी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म का किया था प्रचार। इनके उपदेशों को हम भगवती धर्म के नाम से जानते थे और भगवती धर्म की कई विशेषताएं थी, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति करना, गीता, भागवत पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन करना, सामाजिक और धार्मिक सुधार और भक्ति और समर्पण को क्या देना? महत्व देना। ठीक है, तो शंकरदेव क्या थे? वैष्णव संत और धर्म प्रचारक थे। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म का इन्होंने किया था प्रचार। इनके उपदेशों को हम भगवती धर्म के नाम से जानते थे।
नेक्स्ट है कि मुगल काल में खुदा कास्त और पहिका कास्त क्या थे। तो बताइए मुगल काल में खुदा कास्त और पहिका कास्त क्या थे। फर्स्ट है कि ये राजस्व के प्रकार थे। सेकंड है कि ये फसलों के प्रकार थे। थर्ड है कि ये प्रशासन के प्रकार थे। फोर्थ है कि ये किसानों के प्रकार थे। तो मुगल काल में अगर हम खुदा कास्त और पहिका कास्त की बात करें तो ये सभी थे किसानों के प्रकार। किसके थे प्रकार थे? किसानों के प्रकार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि मुगल काल में खुदा कास्त और पहिका कास्त ये थे किसानों के प्रकार। इसमें खुदा कास्त क्या थे? ये वे किसान थे जो अपने जमीन पर खुद खेती करते थे, अपने परिवार के सदस्यों के मिलकर खेती करते थे और जमीन पर पूरा नियंत्रण रखते थे। खुदा काश्त क्या थे? ऐसे किसान जो अपनी जमीन पर खेती करते थे, परिवार के जो सदस्य थे उनके साथ मिलकर खेती का काम करते थे और जमीन पर पूरा नियंत्रण रखते थे, उन्हें कहते थे खुदा काश्त। वही पहिका काश्त क्या थे? ये वे किसान थे जो दूसरों की जमीन पर किराए पर खेती करते थे, जमींदारों से जमीन लेकर खेती करते थे और उसके बदले में जमींदारों को लगान देते थे। तो खुदा काश्त और पहिका काश्त थे किसानों के प्रकार, जिसमें खुदा काश्त पर अपनी जमीन पर खेती की जाती थी और पहिका काश्त यानी परायों की जमीन पर खेती की जाती थी। वहीं अकबर के शासनकाल के दौरान जो कृषि भूमि थी उसको 4 भागों में हमने बांटा था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन कौन सा? पोलज, परती, चाचर और बंजर। किसमें किसमें बांटा था? पोलज, परती, चाचर और बंजर में बांटा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में मंजिलावादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? बताइए मुगल काल में मंजिलावादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे है? फर्स्ट है कि ये पुस्तक के भाग हैं। सेकंड है कि ये जनसंख्या के भाग हैं। थर्ड है कि ये राजस्व के भाग हैं और फोर्थ है कि ये प्रशासन के भाग हैं। तो अगर हम बात करें मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी की, तो ये सब हैं पार्ट ऑफ बुक्स यानी कि पुस्तक के भाग हैं। किसके भाग हैं? पुस्तक के भाग हैं। वैसे इसमें हमें क्या मिला था? बोनस मार्क्स मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि जो मुल्क आबादी है, मंजिल आबादी और सिपह आबादी है, ये सब आईने अकबरी नामक पुस्तक के हैं भाग। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी और ये अकबर के अधीन मुगल प्रशासन के बारे में विस्तृत दस्तावेज है। बल्कि जबकि हमारे पास कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जिसमें मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी, इनको प्रशासन और राजस्व से संबंधित बताया गया है। तो इसीलिए इसमें हमें बोनस मिला था, क्योंकि कुछ हमारे स्रोतों में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी को बताया गया है प्रशासन और राजस्व से संबंधित, जबकि ये हमारे आईने अकबरी नामक पुस्तक के भाग हैं जो कि अबुल फजल की है, उसमें ये भी कहा गया है। तो इसीलिए इसमें हमें मिला था बोनस मार्क्स। नेक्स्ट है कि स्त्री पुरुष नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? फर्स्ट है कि ताराबाई शिंदे ने। सेकंड है कि पंडिता रमाबाई ने। थर्ड है कि ज्योतिबा राव फूले ने। फोर्थ है कि राजसुंदरी देवी ने। तो अगर हम बात करें स्त्री पुरुष तुलना, तो स्त्री पुरुष तुलना नाम से जो किताब थी कि ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित करवाई थी। किसने प्रकाशित करवाई थी? ताराबाई शिंदे ने। व्याख्या भी है कि ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। ताराबाई शिंदे कौन थी? एक नारीवादी कार्यकर्ता थी। उन्होंने 19वीं शताब्दी में इंडिया में पितृसत्ता और जाति का किया था विरोध। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से पुस्तक का किया था प्रकाशन। ये पुस्तक 1882 में मराठी भाषा में हुई थी प्रकाशित और पुस्तक पुरुषों और महिलाओं के बीच ये सामाजिक अंतर की आलोचना करने के लिए प्रकाशित की गई थी। तो स्त्री पुरुष तुलना ये लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। ठीक है। इसने 19वीं शताब्दी में भारत में पितृसत्ता और जाति का किया था विरोध। 1882 में मराठी भाषा में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1941, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1947 यानी कि 1941, 1943, 1945 और 1947। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1943। महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना 1943 1943 में की गई थी।
व्याख्या है कि हमारे महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार पथ सरकार की स्थापना 1943 में की गई और इसका नेतृत्व बाई वी चौहान और नाना पाटिल ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बाई वी चौहान और नाना पाटिल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के फलस्वरूप बलिया, तामलुक और सतारा में समांतर सरकारों की स्थापना की गई। सतारा में स्थापित समांतर सरकार सबसे लंबे समय 1941 से 1946 तक संचालित रही और समांतर सरकार संघर्ष गुरिल्ला युद्ध नीति पर था आधारित। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है, यानी कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, इसमें कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है विश्वास, बिलीफ, सेकेंड है धर्म, फैथ, थर्ड है उपासना, वर्शिप, फोर्थ है भाषा, लैंग्वेज। तो इजी क्वेश्चन है कि हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका में विश्वास, धर्म और उपासना है। विश्वास, धर्म और उपासना है, जबकि भाषा की कोई बात नहीं है। नहीं पूछा था, इसके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा की बात नहीं कही गई है। व्याख्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भाषा शब्द नहीं दिया गया है। इस प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों को करती है प्रस्तुत। 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा स्वीकार की गई थी और 26 जनवरी 1950 को ये लागू की गई। तो हमारे भारत की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? भाषा शब्द नहीं है। ठीक है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वहीं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। इसको हमारे यहाँ स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो पूछ लेता है, स्वीकार किया हमने 26 नवंबर 1949 को और लागू किया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? 2010 में, 2011 में, 2013 में कि 2014 में? अगर हम भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन की बात करें तो ये हमारे यहाँ 2014 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2014 में। व्याख्या भी है कि भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम ये 2014 में लागू हुआ था। ये अधिनियम पथ विक्रेताओं को जीवन संरक्षण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और देश में पथ विक्रय के विनियमन के बारे में सुरक्षा को प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत पथ विक्रेताओं की पहचान की जाती है और उन्हें क्या किया जाता है? पंजीकृत। इस अधिनियम के द्वारा पथ विक्रेताओं से संबंधित जो विवाद हैं, इनके निपटारे के लिए एक विवाद निवारण तंत्र स्थापित किया जाता है। ठीक है। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय अधिनियम 2014 में लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 2014 में। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से कि कनाडा के संविधान से? तो बताइए, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है, ये अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान ये भारत में लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं, याद रखना। व्याख्या है कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इनका सिद्धांत लिया गया है कनाडा के संविधान से। ये सिद्धांत हमारे भारतीय संविधान के संघीय ढांचे का है महत्वपूर्ण हिस्सा। हमारे भारत के संविधान में अन्य देशों से कई सारी विशेषताएं ली गई हैं जो कि इस तरह से है और एक क्वेश्चन इसमें से जरूर ही पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि ये हमें देश दे रखे हैं, ये हमने क्या क्या विशेषताएं ली हैं ये दे रखी है। जैसे कि हमने ब्रिटेन से ली है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली। तो आपसे पूछ लेता है कि एकल नागरिकता कहाँ से ली है? तो जो एकल नागरिकता है ये हमने ली है ब्रिटेन से।
कैबिनेट प्रणाली और जो संसदीय प्रणाली है ये भी इम्पोर्टेंट है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली ये हमने ली है ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक समीक्षा है और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है इसे हमने लिया है अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली है? ये भी अमेरिका से। और जो राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाते हैं ये भी हमने लिया है अमेरिका से। नेक्स्ट हमारा जो समवर्ती सूची है और जो हमारा व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये ली है ऑस्ट्रेलिया से। वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली ये ली है ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ये लिया है अमेरिका से। समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये ली है ऑस्ट्रेलिया से। और आज के नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिए हैं हमने आयरलैंड से। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? फर्स्ट है बी.डी. जत्ती, सेकंड है बी.वी. गिरी, थर्ड है जेल सिंह और फोर्थ है एन.एस. रेड्डी। तो बताइए कौन बने थे? तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो बने थे बी.डी. जत्ती। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन बने थे? बी.डी. जत्ती बने थे। व्याख्या भी है कि भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 11 फरवरी 1977 को हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुई। और इनकी मृत्यु के बाद जो बी.डी. जत्ती थे वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। बी.डी. जत्ती ने कैसे कार्य किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया था कार्य। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे और बी.डी. जत्ती ने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी भारत के अगले राष्ट्रपति बने। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो वो बने बी.डी. जत्ती। और बी.डी. जत्ती के बाद कौन बने थे? नीलम संजीवा रेड्डी भारत की राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, और जब बी.डी. जत्ती राष्ट्रपति बने थे उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा है कि किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है वो समान है? उत्तराखंड, झारखंड, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा। तो हम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है समान। ठीक है, वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब है हमारे 84 अनुच्छेद के ए में, ये सब याद रखना। वहीं हमारे जो राजस्थान में लोकसभा की संख्या है वो कितनी है? 25 है। और आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा की कितनी संख्या है? 25 है। वहीं राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। विधानसभा की संख्या कितनी है? 200 है। विधान परिषद है नहीं। तो याद रखना राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की है 25-25, एज भी 25 ही चाहिए लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है और कितनी है? 25-25 है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कुछ और राज्यों के लोकसभाएं भी दे रखे हैं, ये भी याद रख लेना। जैसे कि झारखंड की बात करें तो झारखंड की कितनी है? झारखंड राज्य की 14 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 28 है लोकसभा की सीटें और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। केरल की बात करें तो यहाँ है हमारी 20 लोकसभा की सीटें, केरल की तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कितनी है? 29 यानी 29 है लोकसभा की सीटें। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें। कितनी है लोकसभा की? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ।
मेघालय यहाँ 42 सीटें हैं, इसकी कैपिटल है कोलकाता और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ 39 सीटें हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों की सुविधा और मदद करने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1095, 1096, 1097, 1098। तो बच्चों की सुविधा और मदद करने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 है। कितना है? 1098। व्याख्या है कि बच्चों की सुविधा और मदद करने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 है। ये बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है जो उन्हें आवश्यक सहायक और समर्थन प्रदान करती है। इस हेल्पलाइन नंबर पर बच्चे और इसके परिवार के सदस्य अपनी समस्याओं और जो चिंताएं होती हैं इनके बारे में बात करके समाधान को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए है हमारा 81, ऑप्शन बी है 91, थर्ड है 101, फोर्थ है 102। तो अब बात करें अगर संविधान संशोधन की तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 91 में संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार था ये निर्धारित किया गया था, ठीक है। मंत्रिपरिषद का आकार कब निर्धारित किया गया? 91 संविधान संशोधन के द्वारा। व्याख्या है कि भारत में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा व्याख्या है कि भारत में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार किया गया था निर्धारित। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। आर्टिकल 75 में संशोधन। किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें ये भी प्रावधान था कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। और में संशोधन के तहत तो हमारा 91वां संविधान संशोधन हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है। ये सब याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पी.के. थुंगन समिति, वी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति कि सादिक अली समिति? जाएगा ऑप्शन ए पी.के. थुंगन समिति। 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की थी सिफारिश। किसने? पी.के. थुंगन समिति ने। व्याख्या भी है कि वर्ष 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन को निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की थी सिफारिश। इस समिति ने स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए नियमित चुनाव कराने और उन्हें उचित कार्य सौंपने के लिए हमारे संविधान में संशोधन करने की थी सिफारिश। हमारी भारतीय संसद ने 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए हमारे संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया था, ठीक है। तो स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश कब की गई? 1989 में पी.के. थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। वहीं 73वें संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 से और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ था, जो कि हमारे पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित था। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है, इसमें 29 विषय हैं। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है और यहाँ 18 विषय हैं। ये सब याद रखना। नेक्स्ट है कि उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का है हिस्सा? ऑप्शन ए है समता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार और फोर्थ है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अगर हम उपाधियों की बात करें तो ये समानता के अधिकार में आता है, ठीक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है और आर्टिकल 18 में ही उपाधियों का अंत आता है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण का अधिकार 23 और 24 में है। व्याख्या है कि उपाधियों का अंत ये हमारे समानता के अधिकार का हिस्सा है। आर्टिकल 18 में आता है उपाधियों का अंत। इसमें उपाधियों के उन्मूलन का है उल्लेख। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सेना या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई और उपाधि नहीं दे सकता और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद के तहत औपनिवेशिक राज्यों द्वारा दी गई उपाधियां जैसे कि महाराजा, राय बहादुर,
राय साहब, दीवान बहादुर आदि को किया गया है निषिद्ध। और ये भी ध्यान रहे कि भारतीय संविधान के भाग 3 12 से लेकर 35 तक में है मौलिक अधिकारों का वितरण। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कई सारी भाषाएं दे रखी है, तो कौन सी इसमें से पहचानना है कि हमारी भाषा है। ऑप्शन ए है बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत। सेकेंड है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। थर्ड है सांतली, हिंदी, संस्कृत। फोर्थ है गुजराती, मराठी, अंग्रेजी। सबसे पहले याद रहो कि हमारे भारत संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा नहीं है। जहाँ भी ऑप्शन में राजस्थानी या अंग्रेजी आ जाए वो हट जाएंगे। इसमें देखो अंग्रेजी दे रखी है, नहीं है। इसमें भी दे रखी है और इसमें भी दे रखी है, इसलिए तीनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि हमारी 8वीं अनुसूची में सांतली, हिंदी, संस्कृत है। वैसे तो इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाएं, जिसको हम याद कर सकते हैं बाबड़े, मामा, काका, सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। बाबड़े यानी कि बंगाली, बोडो, डोंगरी। मामा यानी कि मलयालम, मराठी। काका यानी कि कन्नड़, कश्मीरी। सास यानी कि संस्कृत और संथाली। उस यानी कि उर्दू और सिंधी। गुप्त यानी कि गुजराती, पंजाबी, तमिल। मणि यानी कि मणिपुरी। को यानी कि कोंकणी। आसमान यानी कि असमिया और नेपाली। में यानी कि मैथिली। उड़ाते यानी उड़िया और तेलुगु है यानी कि हिंदी। तो ये 22 भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हार्ड हो जाता है और आप नहीं पहचान पाते तो याद रखना अंग्रेजी तो है ही नहीं और राजस्थानी भी नहीं है। बाकी हमारे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। व्याख्या है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही समूह है संथाली, हिंदी और संस्कृत। क्या है? संथाली, हिंदी और संस्कृत। इसमें 22 भाषाएं हैं शामिल। 14 भाषाएं हमारे संविधान में स्टार्टिंग में थी। फिर आगे चलकर 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967। 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। फिर हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यानी नमक जैसे नमकली, मणिपुरी और कोंकणी नमक से याद कर सकते हैं, ये जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसे हम बोर्ड मास से याद कर सकते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये जोड़ी गई। तो स्टार्टिंग में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब कितनी है? 22 भाषाएं हैं। कब कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई, जिसको हमने नमक से याद किया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई, जिसे हमने बोर्ड मास से याद किया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? फर्स्ट हमारा है प्रदीप्ति वृत्त। सेकेंड है भूमध्य रेखीय वृत्त। थर्ड है दीर्घ वृत्ताकार वृत्त। फोर्थ है उत्तर आयनात। तो हमारे ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन को हमारे रात से विभाजित करता है यानी अलग करता है, उसे हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। व्याख्या है कि हमारे ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। यह वृत्त पृथ्वी के दिन और रात के हिस्सों की सीमा के बीच ये वृत्त पृथ्वी के दिन और रात के हिस्सों के बीच की सीमा को दर्शाता है। प्रदीप्ति वृत्त को हम टर्मिनेटर या ट्वाइलाइटर जोन भी कहते हैं। और प्रदीप्ति वृत्त ये हमारे पृथ्वी के अक्ष से 23.5 डिग्री के कोण पर है स्थित और पृथ्वी की धुरी पर घूमने के कारण इस प्रदीप्ति वृत्त की स्थिति जो होती है वह लगातार कैसी होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो हमारे ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त है प्रदीप्ति वृत्त। ये दिन और रात को हिस्से के बीच की सीमा को क्या कर देता है? दर्शाता है। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर या ट्वाइलाइटर जोन। ठीक है, ये पृथ्वी के अक्ष से 23.5 डिग्री के कोण पर है स्थित और पृथ्वी की धुरी पर घूमने के कारण इसकी स्थिति कैसी होती है? लगातार बदलती रहती है। नेक्स्ट है कि अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन ए है कि घाटी से पर्वत की तरफ। ऑप्शन बी है कि पर्वत से घाटी की तरफ। ऑप्शन सी है कि समुद्र से स्थल की तरफ और ऑप्शन डी है स्थल से समुद्र की तरफ। देखो, एक होती है आरोही पवनें और एक होती है अवरोही पवनें। आरोही का मतलब होता है कि जो छोटे से बड़ी की तरफ जाएंगी और अवरोही का मतलब होता है जो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगी। तो माउंटेन बड़ा होता है, वैली छोटी होती है और पूछा क्या है? अवरोही यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो ये पर्वत से घाटी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वही आरोही पूछता तो ये वैली से माउंटेन की तरफ जाती। ठीक है, याद रखना, देख लेना
है क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। व्याख्या है कि अवरोही पवनें ये हमारे पर्वत से घाटी की तरफ होती हैं प्रवाहित। जब हवा पर्वत की चोटी पर ठंडी हो जाती है तो उनका घनत्व बढ़ जाता है और वे भारी हो जाती हैं। हवा कहाँ हो जाती है? जो हमारी पर्वत की चोटी पर जब हमारी वायु जो होती है वो ठंडी हो जाती है तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है? उसका घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। वो कैसी हो जाती है? भारी। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर यानी घाटी की तरफ क्या करने लगती है? ये बहने लगती है। नेक्स्ट है कि यस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार कितना है लगभग। ऑप्शन ए है 105 डिग्री से 145 डिग्री। ऑप्शन बी है 105 डिग्री से 105 डिग्री। थर्ड है 145 से 145 डिग्री और फोर्थ है 90 से 90 डिग्री। अगर हम बात करें यस तरंग के छाया क्षेत्र की तो इनका विस्तार है 105 डिग्री से 105 डिग्री। व्याख्या भी है कि इस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में है। ये तरंगे या फिर द्वितीय भूकंपीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जिसका मतलब होता है कि इस तरंग के कण गति की दिशा तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत है। छाया क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप से प्रत्यक्ष पी और इस तरंगों का हमें पता नहीं लगता जा सकता और तरल कोण के द्वारा इस तरंगों को पूरी तरह से रोकने के परिणाम स्वरूप छाया क्षेत्र का होता है निर्माण। नेक्स्ट है कि कायल किस तट पर है स्थित। स्थित मालाबार पर, कोंकण पर, काठियावाड़ पर कि कोरोमंडल पर। तो अगर हम बात करें कयाल की तो ये जो कयाल है ये मालाबार तट पर है स्थित। ठीक है, और इस बीच इस कयाल लोकेटेड तो मालाबार कोस्ट पर है। व्याख्या है कि जो कयाल है ये भारत के मालाबार तट पर है स्थित। कयाल समुद्र के समांतर उथले समुद्री प्रवेश द्वार या फिर लेगून होते हैं। मालाबार तट ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर है स्थित। केरल की लेगून झीलों को हम कहते हैं कयाल। कयाल और उसके आसपास के भाग जैव विविधता से होते हैं भरपूर और इन तटों की स्थिति ऐसे होती है जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा में है कोंकण तट, गुजरात में है काठियावाड़ तट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो कयाल कहाँ है? भारत के मालाबार तट पर है। और हमारे जो कोंकण तट है ये महाराष्ट्र और गोवा में है, काठियावाड़ ये गुजरात में है और कोरोमंडल ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ ये किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, नदी से कि गुरुत्वाकर्षण बल से। तो अगर हम बात करें बेथोलिथ की, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ की तो ये सब ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ ये सभी आग्नेय चट्टानों से बनी भूगर्भिक संरचनाएं हैं जो ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनती हैं। जब पृथ्वी के अंदर से पिघलता हुआ जो मैग्मा है ये ऊपर की ओर उठता है तो विभिन्न परिस्थितियों में ये ठंडा होकर इन संरचनाओं का करता है निर्माण। वहीं बेकोलिथ क्या है? ये एक विशाल आग्नेय चट्टान का होता है पिंड जो पृथ्वी की पपड़ी के नीचे गहराई में होता है स्थित और ये पहाड़ों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। वहीं लेकोलिथ क्या है? एक उभरी हुई आग्नेय चट्टान का होता है पिंड जो पृथ्वी की सतह के पास होता है स्थित। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि फेंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है कि फेंस की खदानें मिली हैं मेहरगढ़ से। सेकेंड है कि प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। थर्ड है कि बालू और जो स्फटिक पत्थर होता है उसकी चूर्ण को गोंद में मिलाकर इनसे बनाई जाती हैं। फिफ्थ है कि नेक्स्ट है कि उसके बाद उन वस्तुओं पर में चिकनी परत चढ़ाते हैं और लास्ट है कि इनसे मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सही है। व्याख्या है कि फेंस के बारे में सत्य कथन है कि बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे बनाई जाती हैं वस्तुएं। उसके बाद उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इनसे चूड़ियाँ, मनके, झुमके और छोटे बर्तन हैं ये बनाए जाते हैं।
वहीं फेंस बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये काफ़ी जटिल होती है और इसमें कई चरण होते हैं शामिल। इसमें रेत या पाउडर कोटर्स को एक विशेष प्रकार की गोंद के साथ मिलाते हैं, फिर उस मिश्रण को हम आकार देते हैं और उसके बाद उस आकार को हम चमकाते हैं और जिससे ये चमकदार कांच जैसा दिखने लगते हैं। कैसे दिखते हैं? चमकदार कांच जैसे दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है कि सोम एक पौधा था। सेकेंड है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे। थर्ड है कि इसका मतलब हो गया था सत्य का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। फोर्थ है कि उपनिषद और आरण्य ग्रंथ रचे गए थे और फिफ्थ है कि इंद्र प्रमुख देवता नहीं था। तो बिल्कुल सही बात है कि सोम क्या था? सोम एक पौधा था और सुक्त का मतलब था अच्छी तरह से बोला गया। जबकि ब्रह्मा विष्णु प्रमुख में देवता थे ये गलत थे, इसमें इंद्र प्रमुख देवता थे। ठीक है, और इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता थे, इसमें नहीं है तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड ही सही है कि सोम एक पौधा था और सुक्त का मतलब था अच्छी तरह से बोला गया। व्याख्या है कि ऋग्वेदिक काल के विषय में पूर्ण सतन कथ्य इस तरह से है कि ऋग्वेद में सोम को एक पौधे के रूप में हमने वर्णित किया है जिसका रस देवताओं को किया जाता है अर्पित, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अमृत के समान मानते हैं। वहीं जो सूक्त है इसका मतलब है अच्छी तरह से बोला गया मंत्र या फिर स्तुति। ऋग्वेदिक काल में हम इंद्र को मानते थे युद्ध का देवता, और ऋग्वेदिक काल में इंद्र भगवान थे, वरुण थे, इंद्र थे, वरुण थे और अग्नि ये प्रमुख देवता थे। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये वन दे रखे हैं, वृक्ष दे रखे हैं, तो मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्वतीय, मैंग्रोव, स्प्रूस, ताड़, महोगनी, शाल। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फर्स्ट का होगा सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये महोगनी से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार किससे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन किससे संबंधित है? महोगनी से। सेकेंड वाले का डी होगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ये साल से संबंधित है। ट्रॉपिकल डेसीडेस यानी कि पर्णपाती यानी पत्ते गिर जाते हैं तो ये साल से संबंधित है। किससे? साल से। पर्वतीय ये है स्प्रूस से संबंधित और मैंग्रोव ये है पॉम से संबंधित। तो इम्पोर्टेंट है ये सब याद रखना। व्याख्या है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी हमेशा बाहर बनी रहती है तो महोगनी। ठीक है, महोगनी। पर्णपाती यानी पत्ते गिरते रहते हैं तो ये साल साल हो जाएगा मैंगरी। पर्वतीय स्प्रूस से है, मैंग्रोव ये ताड़ से है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? तो सिंघाभूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूमि झारखंड और बेलाडीला छत्तीसगढ़, यानी कि ए और डी। इसमें बोनस मार्क्स मिले थे और डी को। व्याख्या भी है कि सिंहभूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, मयूरभंज उड़ीसा ये लौह अयस्क पेटियों के हैं समूह। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। इसमें जो ये मैग्नेटाइट है ये सर्वोत्कृष्ट कोटि का है, यानी सबसे अच्छा। मैग्नेटाइट मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में पाया जाता है। तो लौह कितने प्रकार के होते हैं? लौह अयस्क 4 प्रकार के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सबसे अच्छा होता है मैग्नेटाइट जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अरावली की दिशा बतानी है कि कौन सी है, तो इसमें भी मिला था। थर्ड और फोर्थ सही था। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये हमारा बोनस मार्क इसमें मिला था। व्याख्या है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। ये लगभग 800 से किलोमीटर लंबी है। औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। सर्वोच्च शिखर और सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है और ये राजस्थान की जलवायु और भूगर्भिक संरचना को करती है प्रभावित। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है। कितनी है? 800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, दूसरी है सेर, तीसरी है जरगा। नेक्स्ट हमारा है, हमें इधर जिले दे रखे हैं। इसे जलवायु प्रदेश जैसलमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, अतियाद्राद, रूपाद्र और शुष्क। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी और बी ये सही है। व्याख्या भी है कि दिए गए जिले और उनसे संबंधित सुमेलन इस प्रकार है। यहाँ में जिला दे रखा है, इसे जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, जैसे कि जैसलमेर ये शुष्क हैं, जयपुर ये उपाद्र हैं,
सवाई माधोपुर ये आर्द्र है, झालावाड़ ये अति आर्द्र है। जैसलमेर कैसा है? जैसलमेर की अगर हम बात करें, जैसलमेर है शुष्क। कैसा है जैसलमेर? जैसलमेर जो है वो शुष्क है। जयपुर की अगर बात करें, जयपुर की, तो ये जोधपुर है उपाद्र, सवाई माधोपुर की है आर्द्र, और झालावाड़ की है, झालावाड़ की ये अति आर्द्र है। ठीक है, तो जैसलमेर की शुष्क, जयपुर की उपाद्र, सवाई माधोपुर की आर्द्र और झालावाड़ की अति आर्द्र। नेक्स्ट है कि जिला और परियोजना से हमें मिलान करना है, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना कहाँ है? तो मानसी वाकल परियोजना है उदयपुर में। प्रतापगढ़ जाखम परियोजना कहाँ है? जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ में। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना और प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में है, मानसी वागल परियोजना उदयपुर में है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है और बीसलपुर परियोजना टोंक में है। बीसलपुर कहाँ है? बीसलपुर परियोजना है टोंक में, बानस नदी है। जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ में, मानसी वाकल है उदयपुर में और राणा प्रताप है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है कि किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान में भारत प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए से है सरसों चना मोठ, सेकेंड है ईशन वगोल जीरा ज्वार, थर्ड है चना मूंग उड़द, फोर्थ है मूंग मक्का बाजरा। तो इसमें भी हमें बोनस मार्क्स मिला था। व्याख्या है कि सरसों चना मोठ जीरा ज्वार ईशन वगोल इन सबके उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है, इसलिए इसमें बोनस मिला था। सरसों चना मोठ जीरा ज्वार ईशन वगोल के उत्पादन में है राजस्थान टॉप पे। नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 की अवधि के दौरान श्रीगंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये 10% थी। ठीक है, गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 10%। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 10.6% थी, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कम है। राजस्थान के बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर इस अवधि में सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार गंगानगर जिले की आबादी 1969,168 है, जो स्लोवेनिया देश के बराबर है, और गंगानगर का लिंगानुपात कितना है? 887 है। नेक्स्ट है विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? फर्स्ट है राणा हमीर, सेकेंड है राणा लाखा, थर्ड है राणा कुंभा, फोर्थ है राणा उदय सिंह। आंसर हो जाएगा राणा हमीर। विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के राणा हमीर को दी गई थी। किसको? राणा हमीर को। व्याख्या है कि मेवाड़ के शासक है राणा हमीर, इन्हें विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। राणा हमीर को ये उपाधि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा कुंभा ने दी। राणा हमीर को हम मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। रसिक प्रिया ग्रंथ में वीर राजा की संज्ञा भी दी गई है, और राणा हमीर 14वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? फर्स्ट है जसवंत सिंह, सेकेंड है स्वरूप सिंह, थर्ड है उदय सिंह, फोर्थ है रतन सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा जो हैं वे स्वरूप सिंह हैं। कौन है? स्वरूप सिंह। व्याख्या भी है कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने विद्रोह के दौरान सैन्य सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करके अंग्रेजों का किया था समर्थन। उन्होंने अपने अधीनस्थ सरदारों को भी अंग्रेजों की सहायता करने का आदेश दिया, और 1858 में उन्हें ब्रिटिश सरकार से कई सारी सम्मानीय उपाधियां भी मिली थीं। नेक्स्ट है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए है नागपुर, सेकेंड है जयपुर, थर्ड है अजमेर, फोर्थ है दिल्ली। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं।
क्योंकि ये बीचों बीच में स्थित है। क्या है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में। यह सभा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजपूताना और मध्य भारत के राजाओं और नेताओं द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना। और ध्यान रहे कि राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन 1918 में हुआ था और इसके अधिवेशन विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1918 में। और इसके अधिवेशन कहाँ होते हैं? विभिन्न शहरों में आयोजित। नेक्स्ट है कि बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बृहत राजस्थान का फर्स्ट है हरिभाव उपाध्याय को, सेकेंड है गोकुल भाई भट्ट को, थर्ड है हीरालाल शास्त्री को, फोर्थ है टीकाराम पालीवाल को। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरालाल शास्त्री को। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। वहीं राजस्थान का जो निर्माण था उसके एकीकरण के 7 चरण थे। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। इसके प्रथम चरण को 18 मार्च 1948 को हुआ, दूसरा हुआ था 25 मार्च 1948 को, तीसरा हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, चौथा हुआ था 30 मार्च 1949 को, पांचवा हुआ था 15 मई 1949 को, छठा हुआ था 26 जनवरी 1950 को, सातवां हुआ था 1 नवंबर 1956 को। पूछ लेता है तो डेट्स याद रखना। पहले की बात करें, इसमें मत्स्य संघ कहा गया था, दूसरे को पूर्व राजस्थान, तीसरे को संयुक्त राजस्थान, चौथे तो बृहत राजस्थान, पांचवें को संयुक्त बृहत राजस्थान, छठे को कहा गया राजस्थान संघ और सातवें को वर्तमान राजस्थान। ठीक है, नीमराणा अलवर, दूसरा था हमारा कुशलगढ़ बांसवाड़ा और तीसरा था लावा जयपुर। तो ये ठिकाने भी याद रखना। और बृहत राजस्थान के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। व्याख्या भी है कि हीरालाल शास्त्री बृहत राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री थे। 1949 से 1950 तक वे इस पद पर रहे थे। वे एक प्रसिद्ध राजनेता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने राजस्थान के एकीकरण और विकास में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। वहीं बृहत राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को और इस बृहत राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और बृहत राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर सहित कई रियासतें थी शामिल। तो बृहत राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। 1949 से 1951 तक रहे थे। क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। ठीक है, और इसका निर्माण 30 मार्च 1949 तो मारवाड़, जयपुर और बीकानेर थे। नेक्स्ट है कि बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति था जो जाना जाता था? हु इज नोन एज बाणासुर का शहीद? ऑप्शन ए है केसरी सिंह बारहट, सेकंड है मेजर शैतान सिंह, थर्ड है प्रताप सिंह बारहट, फोर्थ है हवलदार मेजर पीरू सिंह। तो बात करें कि बाणासुर का शहीद ये मेजर शैतान सिंह को कहते थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेजर शैतान सिंह भाटी थे, इन्हें बाणासुर का शहीद कहते थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बाणासुर गांव में। ये भारतीय सेना के थे अधिकारी। 1962 के भारत चीन युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके उपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और शहादत के उपरांत इनके गांव के नाम से परिवर्तन कर दिया गया। तो मेजर शैतान सिंह भाटी को हम बाणासुर का शहीद कहते थे। इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1924 को। ये राजस्थान के जोधपुर जिले के बाणासुर गांव में थे। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था जिसमें ये हो गए थे वीरगति को प्राप्त। इसकी शहादत के बाद इन्हें के गांव का नाम चेंज कर दिया गया और इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? फर्स्ट है कि जसवंत सिंह ने, सेकंड है कि राय सिंह ने, थर्ड है कि कल्याणमल ने, फोर्थ है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने। सही आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। व्याख्या भी है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। यह राजस्थान के चूरू जिले में है स्थित और इसके लिए के निर्माण का उद्देश्य है कि राज्य के लोगों के क्या करना? सुरक्षा। यह किला विश्व का एकमात्र किला है जहां युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो गया था तो चांदी के
तो चांदी के गोले दागे गए थे। 1871 के युद्ध के बाद ये क्षेत्र बीकानेर के शासन में आ गया था। तो चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। कब करवाया था? 1739 1739 में। कहाँ है? राजस्थान के चूरू जिले में है। इसका उद्देश्य क्या है? कि राज्य के लोगों की सुरक्षा करना। ठीक है। और यहाँ एकमात्र ऐसा किला है जहाँ गोला बारूद खत्म हो गया, तो चांदी के गोले दागे गए थे। और 1871 के युद्ध के बाद ये क्षेत्र कहाँ चला गया? बीकानेर के शासन में। नेक्स्ट है कि तुलसी, हालरो, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? सिर पर, गले में कि कमर में? तो तुलसी, हालरो, तिमड़िया तथा पोत आभूषण हैं, ये पहने जाते हैं गले यानी कि नेक में, गर्दन में पहने जाते हैं। तुलसी, हालरो, तिमड़िया और पोत जैसे आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? गले में। इसके अतिरिक्त ये जो बोर है, बोरला है, मेमंद है, गोफण है, ये सिर और मस्तक के आभूषण हैं। बोर, बोरला, मेमंद और गोफण ये सिर और मस्तक के हैं। कर्णफूल हो गया, पीपल पत्रा हो गया, झेला, जमेला, लटकन हो गया, ये सब कानों के हैं। कर्णफूल, पीपल पत्रा, झेला, जमेला, लटकन है कानों के। इसके अतिरिक्त बिंटी, दामड़ा, मुद्रिका और मुंदड़ी ये सब उंगलियों के। हमारे उंगलियों में बिंटी, दामड़ा, मुद्रिका और मुंदड़ी। वहीं हाथों की बात करें तो कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी, चांद, गोखरू ये सब होते हैं हमारे हाथों के। तो सिर और मस्तिष्क के हैं बोर, बोरला, मेमंद और गोफण। बोर, बोरला, मेमंद और गोफण। कानों के हैं कर्णफूल, पीपल पत्रा, झेला, झमेला, लटकन। उंगलियों के हैं बिंटी, दामड़ा, मुद्रिका, मुंदड़ी। हाथों के हैं कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी और चाट और गोंखरू। नेक्स्ट है कि विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? मूमल, फुलवारी, अलेखू, हिटलर, दुविधा पहली, उलझन सुलझन। तो विजयदान देथा की पुस्तक है दुविधा और इस पर दुविधा पहली फिल्म का निर्माण हो चुका है। कौन सी? दुविधा पहली। व्याख्या है कि विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर दुविधा और पहली नामक फिल्मों का निर्माण हो चुका है। ध्यान रहे कि दुविधा फिल्म का निर्माण मणिकोल और पहली फिल्म का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया। और विजयदान देथा जिन्हें बिज्जी के नाम से जानते हैं, ये राजस्थान के सुप्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट है कि हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है संबंधित? दौसा, बीकानेर, सीकर की बाड़मेर। तो अगर बात करें हेला ख्याल की, तो ये हेला ख्याल लोक नृत्य दौसा से है संबंधित। कहाँ से है? राजस्थान के दौसा से है। व्याख्या है कि हेला ख्याल नामक लोक नृत्य राजस्थान के दौसा क्षेत्र से है। हेला ख्याल इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। विभिन्न पात्रों के माध्यम से सामाजिक और पौराणिक कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। हेला ख्याल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की है पहचान। नेक्स्ट है कि पाटेलिया, बिछियो, लालर और माछर ये क्या हैं? मेवाड़ के हैं प्रसिद्ध गीत, मारवाड़ के हैं प्रसिद्ध गीत, मेवात के हैं प्रसिद्ध गीत, कि हड़ौती के हैं प्रसिद्ध गीत। तो पाटेलिया, बिछियो, लालर और माछर ये सब फेमस सॉन्ग्स ऑफ मेवाड़ है, यानी मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। व्याख्या है कि पाटेलिया, बिछियो, लालर और माछर ये सब हैं मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। ये गीत मुख्यतः क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में गाए जाते हैं। इनको भील, मीणा और गरासिया जैसी आदिवासी समुदायों द्वारा गाया जाता है। इन गीतों में शब्दों का सौंदर्य जो है वो कम होता है और ये गीत सरल और कैसे होते हैं? सरल और छोटे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग होता है जो मानव के मामलों से ही संबंधित। सेलिगमैन द्वारा, मिशेल द्वारा, फेयरचाइल्ड द्वारा, पीटर लेविस द्वारा। से आंसर हो जाएगा फेयरचाइल्ड द्वारा। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में होता प्रयोग जो मानव मामलों से संबंधित है। यह है फेयरचाइल्ड द्वारा। व्याख्या है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव के मामलों से संबंधित है। ये परिभाषा फेयरचाइल्ड ने दी है। सामाजिक विज्ञान ज्ञान के एक व्यापक क्षेत्र का करता है गठन जो मनुष्यों के साथ उसके सामाजिक व्यवहार का क्या करते हैं? दिशा निर्देशन करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी श्रव्य सामग्री है? लिंगवाफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र की बुलेटिन बोर्ड।
सही आंसर हो जाएगा लिंग्वा फोन। ये एक कैसी है? श्रव्य सामग्री है। लिंग्वा फोन इज एन ऑडियो एड्स। व्याख्या है कि लिंग्वा फोन एक श्रव्य सामग्री है जो ध्वनि के माध्यम से भाषा और संचार को सिखाने के लिए की जाती है उपयोग। ये विद्यार्थियों को भाषा के उच्चारण, व्याकरण और शब्दावली सिखाने में क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? रचनात्मक परियोजना, विध्वंसक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना कि अभ्यास परियोजना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विध्वंसक परियोजना। ये किलपैट्रिक द्वारा दी गई परियोजना का प्रकार नहीं है। व्याख्या है कि विध्वंसक परियोजना किलपैट्रिक द्वारा वर्णित परियोजना का प्रकार नहीं है। किलपैट्रिक ने परियोजना आधारित शिक्षा में 4 प्रकार की परियोजनाओं का किया है वर्णन, जो कि है रचनात्मक परियोजना, इसमें विद्यार्थी नए उत्पाद बनाते हैं। समस्यात्मक परियोजना, इसमें विद्यार्थी वास्तविक समस्याओं का करते हैं समाधान। अभ्यास परियोजना, इसमें विद्यार्थी किसी विशेष कौशल और तकनीक का अभ्यास करते हैं। और प्रदर्शन परियोजना, इसमें विद्यार्थी ज्ञान और कौशल का करते हैं प्रदर्शन। नेक्स्ट है कि रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट है नॉर्मन क्राउडर, सेकेंड है वी.एफ. स्किनर, थर्ड है थॉर्नडाइक, फोर्थ है थॉमस एफ गिलबर्ट। सही आंसर आ जाएगा बी.एफ. स्किनर। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का जो प्रतिपादन है ये बी.एफ. स्किनर ने किया है। ठीक है, व्याख्या भी है कि बी.एफ. स्किनर ने रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का किया है प्रतिपादन। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन शिक्षा की एक पद्धति होती है जिसमें विद्यार्थियों को छोटे छोटे चरणों में जानकारी दी जाती है और प्रत्येक चरण के अंत में विद्यार्थी को अपनी समझ का मूल्यांकन करने का दिया जाता है अवसर। इस पद्धति में विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने की होती है स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। यही एक आकलन की सीमा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। व्याख्या है कि भय और तनावपूर्ण से मुक्ति मूल्यांकन की सीमा नहीं है बल्कि ये एक वांछनीय स्थिति होती है जो प्रभावी मूल्यांकन के लिए होती है आवश्यक। एक भय मुक्त और तनाव मुक्त वातावरण छात्रों को पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में क्या करता है? मदद। नेक्स्ट है कि कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? विषय का ज्ञान, अध्ययनकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और विधियों यानी कि शिक्षण तकनीकी का ज्ञान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्ययनकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान की पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। व्याख्या है कि अध्ययनकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षाएं में वह सभी तत्व आते हैं जो शिक्षक को पाठ्य योजना बनाने से पूर्व ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि विषय का ज्ञान होना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, विधियों, शिक्षण और तकनीकी का ज्ञान होना। नेक्स्ट है कि कौन सा एक सही सुमेलित है? सुकरात निर्देशन विधि, प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि, हर्बर्ट स्पेंसर संवाद विधि, अरस्तु आगमन निगमन विधि। तो ये सही है यार, अरस्तु डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड यानी आगमन और निगमन विधि। व्याख्या है कि आगमन निगमन विधि अरस्तु से है संबंधित। ये आगमन तर्क का होता है रूप जिसमें विशेष वस्तुओं और विशिष्ट प्रक्रियाओं के अध्ययन से सामान्य नियम प्राप्त किए जाते हैं। विभिन्न शिक्षकों द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियों से शिक्षण अधिगम रणनीति तैयार की जाती है, यानी कि तैयार करने में सहायता मिलती है जो अवधारणा अधिगम में अभ्यर्थी के लिए कैसी होती है? सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है कि कौन सी एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, सांस्कृतिक विरासत की सराहना और जाति प्रथा की प्रशंसा। तो जाति प्रथा की प्रशंसा ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, व्याख्या है कि जाति प्रथा की प्रशंसा ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बल्कि इसके उद्देश्य होते हैं कि छात्रों को समाज, संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण के बारे में जानकारी देना और उन्हें कैसा बनाना? जिम्मेदार नागरिक बनाना।
नेक्स्ट है समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया? 2, 3, 5, 7। तो इसमें हमारा 5 और 7 दो ऑप्शंस माने गए थे, इसलिए इसमें बोनस मार्क्स मिला था। व्याख्या है कि समस्या समाधान के लिए हम आमतौर पर 5 चरणों का सुझाव देते हैं, जैसे कि समस्या की पहचान करना, समस्या को पहचानना और उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करना। फिर होता है समस्या का विश्लेषण, इसमें समस्या के जो कारण और परिणाम होते हैं उनका विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। फिर होता है संभावित समाधान, यानी कि समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों की जाती है पहचान। फिर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है, यानी सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद सबसे उपयुक्त विकल्प चुना जाता है। फिर समाधान का कार्यान्वयन, यानी चुने हुए समाधान को लागू करते हैं का मूल्यांकन इसमें दे देखते हैं कि समाधान विधि द्वारा समस्या का समाधान हो गया है कि नहीं, यदि नहीं तो अन्य विकल्प पर विचार करते हैं, इसीलिए इसका विकल्प सी और डी माना है। नेक्स्ट है कि रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत में वापस आती हैं? समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल की बाहरी मंडल। आयनोस्फीयर यानी अयान मंडल में रेडियो तरंगे वापस आ जाती हैं। हमारे वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? 5 परतें, जिसे हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल और बाहरी मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। ठीक है, इसमें सबसे नीचे की होती है क्षोभ मंडल, जिसमें सभी वायुमंडल की क्रियाएं की जाती हैं। दूसरी होती है समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत आकर टकराती है, इसमें कोई वायुमंडल की घटनाएं नहीं होती हैं और ये वायुयान उड़ाने के लिए अच्छा होता है। मध्य मंडल की बात करें, उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। अयान मंडल की बात करें, रेडियो तरंगे होती हैं और बाहरी मंडल यानी एक्सोस्फीयर होता है। व्याख्या भी है कि रेडियो तरंगे वायुमंडल की अयान मंडल परत से होकर परिवर्तित वापस आ जाती हैं पृथ्वी पर। अयान मंडल में मुक्त होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने में होते हैं सक्षम। ये परावर्तन रेडियो संचार के लिए होता है महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे रेडियो तरंगे पृथ्वी के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच पाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? टाइफून, हरिकेन, बिली विलास, टोर्नेडो। तो ये जो टोर्नेडो होता है इस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। व्याख्या भी है कि टोर्नेडो चक्रवात को समुद्र पर हम जल स्तंभ कहते हैं। टोर्नेडो एक हिंसक घूमता हुआ हवा का स्तंभ होता है, जो आमतौर पर बादलों से जमीन तक पहुंचता है। जब ये समुद्र के ऊपर बनता है तो पानी को अपने साथ उठाता है और इसे कहते हैं जल स्तंभ। टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कि प्रशांत महासागर में बनता है। और हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कि अटलांटिक महासागर में बनता है। और बिली विलीज ये ऑस्ट्रेलिया में बनने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट है कि कौन सी ठंडी धाराएं हैं? लेब्राडोर, ओयाशिरो, बेंगुला की अलास्का। ऑप्शन बी 1, 2, 3 यानी कि लेब्राडोर, आयोशियो और बेंगुला ये कैसी धाराएं हैं? ठंडी धाराएं हैं, जबकि अलास्का कैसी है? गर्म धारा है। व्याख्या है कि लेब्राडोर धारा आयोशियो द्वारा, बेंगुला ठंडी जल धाराएं हैं, अलास्का एक गर्म धारा है। गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और जिन क्षेत्रों की ओर ये चलती हैं वहाँ के तापमान को पहले से ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ठंडी महासागरीय जल धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं और जिनसे क्षेत्र चलती हैं वहाँ के तापमान को ये कम करती हैं। नेक्स्ट है कि उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है सामान्य के बराबर, सामान्य से कम, सामान्य से अधिक की कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सामान्य से अधिक, ग्रेटर देन नॉर्मल। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है सामान्य से अधिक। व्याख्या है कि उपभू के समय ज्वारीय क्रम ये सामान्य से अधिक होता है। उपभू के दौरान चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं काम, जिससे समुद्र के जल स्तर में होती है वृद्धि और ज्वारीय क्रम होता है बढ़। इस प्रकार पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उसे क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं।